हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं बच्चे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया से कर रहे होंगे। तो बेटे आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं पॉलिनॉमियल्स का एक वन शॉट लेक्चर, जिसमें हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी डाउट है, फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है, या एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड करने में प्रॉब्लम है, या ज़ीरोस फाइंड करने में प्रॉब्लम है, ये सारे डाउट्स आपके आज क्लियर होने वाले हैं। तो कॉपी उठा लीजिए और पेन हाथ में ले लीजिए। चलिए साथ के साथ नोट बनाते हुए चलना बेटे। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि चैप्टर अभी बड़ा है और इसकी जो वेटेज है एग्जाम में वो भी बहुत ज़्यादा है। लगभग 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस तो इसी चैप्टर से आने वाले हैं। ठीक है, दो चैप्टर ऐसे हैं बेटे, पहला नंबर सिस्टम और दूसरा पॉलिनॉमियल्स। काफ़ी बड़े चैप्टर्स है और काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इनके अंदर, तो इसलिए इन्हें बिल्कुल छोड़ना नहीं है, अच्छे से कवर करना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ पॉलिनॉमियल्स आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए क्या सबसे पहले हमें यहाँ पर कवर करना है बेटे डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल होता क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, डिग्री के बेसिस पर, टर्म्स के बेसिस पर सब कुछ पढ़ेंगे। डिग्री और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, छोटी छोटी बातें भी करेंगे। पॉलिनॉमियल्स के जीरोस कैसे निकालें, फैक्टराइजेशन कैसे करें, एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड कैसे करें, और लास्ट में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 आइडेंटिटीज़ और उसके इंपॉर्टेंट बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल लेने वाले हैं। ठीक है, 28 पेज का पूरा पीपीटी बना दिया है भाई। 28 पेज में पेपर हम कवर करने वाले हैं, इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले टॉपिक के लिए, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल्स पढ़ने से पहले बेटे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या मतलब है भाई, आप सभी जानते हैं, जैसे जिसकी वैल्यू नोन होती है, जैसे 1 2 3 4 एनी रियल नंबर आपका कांस्टेंट हो सकता है। वो कांस्टेंट हमेशा मल्टीप्लाई होता है किससे, किसी वेरिएबल से। और बेटे जी जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, रैशनल नंबर यानी पी बाई क्यू फॉर्म में। किस फॉर्म में होनी चाहिए, पी बाई क्यू फॉर्म में होनी चाहिए। जो आपकी वेरिएबल है उसकी पावर रैशनल नंबर होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा 2 इंटू एक्स की पावर 3/4, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये पॉलिनॉमियल होगा या नहीं ये तो मैं आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन आपको समझ आई क्या। कोई भी कांस्टेंट नंबर, लेट से मैंने 3 ले लिया, कोई भी वेरिएबल मान लो मैंने y ले लिया, और उसकी पावर में रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर √2, तो क्या है, रैशनल है? नहीं भाई, √2 तो रैशनल होता ही नहीं है, तो √2 पावर में नहीं लगा सकते आप। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, जैसे 1/2 लिख दिया, ये भी लगा सकते हैं। या 1/2 के अलावा आप यहाँ पर सिर्फ 3 लगा दें तो ये भी लिख सकते हैं। कोई भी रैशनल नंबर आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए देन पॉलिनॉमियल क्या होता है बेटे, पॉलिनॉमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द डिग्री इज ऑलवेज अ होल नंबर। पॉलिनॉमियल खुद क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही निकला हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक छोटा सा सेट है पॉलिनॉमियल, जिसके अंदर क्या बात करते हैं हम, जो बेटे डिग्री होती है ना, बस वो होल नंबर हो जाती है। यहाँ आप देख रहे हो डिग्री क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल का मतलब क्या हो गया, इसमें माइनस वाले नंबर भी आ गए आपके, पी बाई क्यू वाले नंबर भी आ गए, जैसे आपने 4/3 या 2/3 भी लिख दिया। लेकिन होल नंबर का मतलब है आपको सिर्फ पावर में क्या लिखना है, 0 1 2 टिल इन्फिनिटी। 0 से लेकर के आगे जितने भी नंबर्स आएंगे होल कंप्लीट नंबर्स, बटे में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते आप, ना पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन समझ आई बेटे। एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, मान लीजिए मैंने 2 ले लिया। एक वेरिएबल होना चाहिए, मान लीजिए मैंने ले लिया x, और x की पावर में मैंने एक होल नंबर ले लिया 3। पावर पे ज़रूर ध्यान देना है बेटे, यहाँ पर होल नंबर पावर होगी तो पॉलिनॉमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अगर पावर में होल नंबर नहीं है तो क्या होगा भाई, पॉलिनॉमियल नहीं होगा। होल नंबर है तभी पॉलिनॉमियल माना जाएगा, और पॉलिनॉमियल ही हम पढ़ रहे हैं। क्लियर है क्या। ठीक है, चलिए कुछ कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं। और जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2x की पावर 1/2, तो क्या है, पॉलिनॉमियल है? बिल्कुल भी नहीं, पॉलिनॉमियल तो नहीं है पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है बेटे, तो पॉलिनॉमियल नहीं है पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, आगे देखिए मैं लिखता हूँ 2x की पावर √2। यार ये तो ना तो पॉलिनॉमियल है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये जो नंबर है तो इरेशनल नंबर है पावर में। ठीक है, तो रैशनल होता तो कम से कम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता, होल होता तो कम से कम पॉलिनॉमियल हो जाता, पर दोनों में से कुछ भी नहीं है। एक और एग्जांपल लास्ट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू एक्स की पावर -3 है, तो क्या पॉलिनॉमियल है? नहीं भाई, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है पर पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि पावर में -3, और -3 क्या है, एक इंटीजर है। ये रैशनल नंबर तो है पर आपका होल नंबर नहीं है। होल नंबर 0 और उसके आगे के होते हैं, ये तो माइनस में है तो पॉलिनॉमियल नहीं है। 2 इंटू एक्स की पावर मैंने लिखा 4, तो ये पॉलिनॉमियल है, ये पॉलिनॉमियल है।
क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है बेटे वो है ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करता हूँ तो क्या होगा। बेटे मान लीजिए अगर मैं दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो एक नया पॉलिनोमियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक नया पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में समझाता हूँ मैं। 2x² एक पॉलिनोमियल है और यहाँ 3x² भी एक पॉलिनोमियल है। दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 3 5x² आ जाएगा, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। सेम सब्ट्रैक्शन में होता है, अगर मैं दो पॉलिनोमियल को माइनस करता हूँ P1 P2 तो क्या होता है? एक नया पॉलिनोमियल आ जाता है। जैसे 2x² में से अगर मैं यहाँ पर 3x² को माइनस कर दूँ तो 2 में से 3 गया तो माइनस का 1x² बचा। तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल। देख रहे हो, कांस्टेंट, वेरिएबल और पावर में आपका होल नंबर है। क्लियर है? तो ये भी पॉलिनोमियल हो गया। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, अगर P1 को मैं P2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी मेरा आंसर क्या आता है? एक नया पॉलिनोमियल ही आता है और कुछ भी नहीं आएगा। कैसे? 2x² को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3x² से तो 2 3 जा कितना हो जाएगा बेटे जी? 6। और x² को x² से करेंगे तो x की पावर 4। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। क्लियर है? डिवीजन में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि एक पॉलिनोमियल को अगर मैं दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूँ तो आंसर जो है वो पॉलिनोमियल आता तो है, पर यहाँ एक एक्सेप्शन होता है। क्या? कि जो P1 की डिग्री है ना, P1 की जो डिग्री है, डिग्री वो क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए P2 की डिग्री से। बात समझना, ऊपर वाले की जो डिग्री है वो ज़्यादा होनी चाहिए नीचे वाले की डिग्री से। डिग्री अभी मैं आगे भी समझाऊंगा क्या होता है, पहले यहीं पर समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन ले लिया बेटे, देखो ज़रा। मैं यहाँ ले लेता हूँ 10 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन में 5x की पावर, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 5। तो ये पॉलिनोमियल 1 ऊपर है और पॉलिनोमियल 2 नीचे है, तो मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। 5 को 10 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आएगा। ऊपर x की पावर 3 है और नीचे 5, तो यानी x की पावर क्या हो जाएगी? 3 माइनस 5। ठीक है, पावर कैंसिल करेंगे, माइनस करेंगे तो 3 में से 5 जाएगा तो x की पावर क्या बची? -2। यार पावर -2 में आ गई है। -2 तो होल नंबर होता ही नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। गड़बड़ हो गई। यानी अब यहाँ डिवीजन करने पर पॉलिनोमियल नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर वाले की डिग्री कम ले ली है और नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा ले ली है। और मैंने क्या बोला था कि ऊपर वाले की डिग्री हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात क्या? ये तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 10x की पावर 5 और नीचे क्या लिखता बेटे? 5x की पावर 3 लिखता तो ये पॉलिनोमियल होता। 5 2 जा क्या हो जाएगा? 10। 5 में से अब 3 जाएगा तो x की पावर 2 बचेगा। तो ये पॉलिनोमियल है, पर ये वाला नहीं है। बोलो बात समझ आ गई? डिवीजन में ध्यान रखेंगे इस बात का क्या? आगे चलते हैं, बात कर रहे हैं बेटे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। अभी जो टाइप्स हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स के वो दो बेसिस पर पढ़ते हैं, एक तो टर्म्स के बेसिस पर और दूसरा हम पढ़ते हैं डिग्री के बेसिस पर। तो अब मैं टर्म्स और डिग्री के बारे में आपको कुछ समझा दूं थोड़ा बहुत। मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिया 2x² प्लस 9x। तो यहाँ पर एक तो ये पॉलिनोमियल है और एक ये है, दोनों के बीच में प्लस लगा है, मतलब कितनी टर्म्स है? एक टर्म और ये दो टर्म। कितने टर्म होगी पॉलिनोमियल की? दो। इन्हें ही टर्म्स बोलते हैं। मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 2x², तो इसके साथ कोई भी दूसरा टर्म नहीं है जो ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो इसे क्या बोलोगे आप? ये आपका सिंगल टर्म हो गया। कितना टर्म? एक। और एग्जांपल लेता हूँ 2x² 9x प्लस 4, एक टर्म, दो टर्म और ये तीन टर्म। ठीक है, प्लस जहाँ भी आ गया मतलब टर्म्स डिवाइड हो गए, 1 2 3। कितने टर्म्स गिनोगे आप इसे? 1 2 3। तो समझ आ गया टर्म्स क्या होता है? टर्म्स समझ आ गया क्या बेटे? ठीक है, चलिए अब डिग्री के बारे में समझा देता हूँ मैं कि डिग्री क्या होता है। डिग्री का मतलब क्या होता है बेटे? देखिए, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, इन अ पॉलिनोमियल। समझो इसे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x² प्लस 9x³ प्लस 4x। तो बेटे इस पूरे पॉलिनोमियल में x की सबसे बड़ी पावर क्या दिखाई दे रही है आपको? एक तो यहाँ पर देखो पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर क्या है? कुछ नहीं तो 1 है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3। तो आप बोल दोगे इसकी डिग्री कितनी है? 3। बोलो क्लियर हो गया क्या डिग्री? किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर को ही उसकी डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ x वेरिएबल था तो x की सबसे बड़ी पावर 3 थी, तो यहाँ डिग्री कितनी हो गई? 3। तो मुझे लग रहा है कि आपको दोनों बातें समझ आ गई कि टर्म्स क्या होता है और डिग्री क्या होता है। ठीक है, अगर समझ आ गई तो कमेंट में लिखिए कि समझ आ गया है आपको। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए तो टाइप्स पढ़ते हैं बेटे। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? सिंगल टर्म। ठीक है, समझिए।
मोनोमियल कब बोलते हैं? जब किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हो हमारे पास? सिर्फ एक टर्म हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 2x², तो ये सिंगल टर्म है, एक टर्म है, तो क्या बोलोगे इसे? मोनोमियल। जब दो टर्म्स हो जाती हैं, कितनी टर्म्स हो जाती हैं बेटे? दो टर्म्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2x² + 9x, एक और दो टर्म, तो क्या बोलोगे? बाइनोमियल। जब थ्री टर्म्स हो जाएंगी तो क्या बोलोगे आप? ट्राइनोमियल। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2x² + 9x + 4, एक दो तीन टर्म हो गई, तो क्या बोलोगे? ट्राइनोमियल। अगर ज़्यादा हो गई इससे तो और भी नाम होता है इसके, क्वाड्रोनोमियल, पेंटानोमियल, पर हम यहाँ पर जनरली पॉलिनोमियल से बोलते हैं। इससे ऊपर वालों को ट्राइनोमियल तक हमें पढ़ना है। क्लियर है क्या? यहाँ से सवाल कुछ ऐसे आता है कंफ्यूज करने के लिए। मान लीजिए आपको लिख देंगे, बताइए कितने टर्म्स हैं बेटे? कौन सा पॉलिनोमियल? 2x, 4x, 9 + 3x, इस तरीके से सवाल दे देंगे। तो बच्चा क्या करता है कि 1 2 3 4 टर्म है भैया, पर यहाँ गलती हो जाती है बेटे। कैसे गलती हो जाती है? देखिए ये जो 4x और 3x से ऐड हो जाएगा ना, तो एक्चुअल जो आंसर है वो 2x² और 4x और 3x कितना हो गया? 7x, और 9 तो बचा ही है। तो ये तीन टर्म है, चार नहीं थी, तीन टर्म। लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं। लाइक टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं? ऐड। जो एक जैसी टर्म है उसे हम जोड़ सकते हैं। ठीक है। सिंगल टर्म मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल। समझ आ गई बात क्या? अब चलिए डिग्री के बेसिस पर टाइप्स देखते हैं। अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो क्या बोलोगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 2x + 9 लिख दिया मैंने, तो x की सबसे बड़ी पावर यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है भाई? कुछ भी नहीं, यानी 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गए। ठीक है बेटे। या और एग्जांपल दूं क्या मैं आपको? जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया मैंने सिर्फ 2x, तो ये भी लीनियर है। मैंने लिख दिया यहाँ पर 3x + 8, तो ये भी लीनियर है, क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर यहाँ 1 ही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? जब डिग्री कितनी हो जाती है? 2। डिग्री 2 मतलब सबसे बड़ी पावर सिर्फ 2 है। जैसे मैंने लिखा 3x + 9 + x², तो x की सबसे बड़ी पावर इस पूरे में कहाँ दिख रही है? 2, तो क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक का मतलब क्या होता है बेटे? जब डिग्री कितनी हो जाए? 3 हो जाए। यानी जैसे मान लीजिए 3x³ + 9x³, यहाँ पर 6x, और यहाँ पर मैंने 9 भी लिख दिया, 6 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, लेकिन x की सबसे बड़ी पावर पूरे में क्या है? 3 है। x की सबसे बड़ी पावर पूरे में क्या दिखाई दे रही है? 3, तो डिग्री क्या हो गई इसकी? 3। क्लियर है क्या? तो इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलोगे आप। ठीक बेटे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 0। किसी पॉलिनोमियल की जब डिग्री 0 हो तो उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझिए ज़रा, मैंने कई बार यहाँ पीछे आपको एग्जांपल्स में भी समझाया। मैं यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के साथ ना नंबर्स भी लिख दे रहा था, तो आपने दिमाग में सोचा क्या कि भैया ये भी पॉलिनोमियल कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 4, तो ये जो 4 है ना बेटे, 4 भी अपने आप में क्या? एक पॉलिनोमियल है। कैसे है? क्योंकि मैं लिख सकता हूँ 4 को 4 × x⁴। देखो कांस्टेंट भी आ गया, वेरिएबल भी आ गया, और पावर में होल नंबर भी आ गया। बेटे मैंने बोला था ना पावर में होल नंबर होता है, तो 0 भी तो होल नंबर है। तो आगे जब जाओगे तो 4 तो 4 रहेगा। x⁴ का क्या मतलब है? किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 4 × 1 क्या हो गया आपका? 4। तो 4 से दोबारा 4 आ गया, और मैंने इसे पॉलिनोमियल भी बना दिया। तो कोई भी नंबर जो होता है ना, वो अपने आप में ही क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है, और उसका नाम क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि उसकी डिग्री क्या होगी? 0। क्या डिग्री होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की? 0। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। 5 6 7 8 सारे नंबर्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल। या माइनस के नंबर भी होंगे तो वो भी आपके क्या होंगे? पॉलिनोमियल। क्योंकि इन सब के आगे आप क्या लगा सकते हो? x⁴। बोलो क्लियर है क्या? 0 पॉलिनोमियल क्या होता है बेटे? 0 इटसेल्फ इज अ 0 पॉलिनोमियल। खुद 0 ही, 0 समझते हैं ना, जो एक से पहले आता है 0, ये खुद ही क्या है? 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं 0 को। और इसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि 0 के आगे x⁴ लगाओगे तब भी आंसर 0 आएगा। x⁴ 1 लगा लो, आंसर 0 आ गया। x⁴ आप कुछ भी लगा लो, यानी नॉट डिफाइंड है ना, कुछ भी लगा लो तब भी आंसर क्या आएगा? 0। तो कुछ भी का मतलब क्या हो गया भाई? आपकी ये जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है, कुछ भी हो सकती है। हमें तो पता ही नहीं है कि डिग्री क्या होगी 0 पॉलिनोमियल की। बोलो समझ आ गई यह बात? आगे बढ़े बेटे। ठीक है बेटे, चैप्टर के पहले टॉपिक पर आ चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है। पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं? तो जीरोस का मतलब होता है बेटे कि एक्स की वो वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल में एक्स की जगह क्या रखें कि वो पूरा जीरो बन जाए। जैसे इस एक्स की जगह मैं -5/2 रखने जा रहा हूँ, तो जब मैं -5/2 रखूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? -5 और यहाँ पर +5।
-5 और +5 मिलेगा तो क्या बन जाएगा 0। आंसर कितना आ गया बेटे जी 0 आ गया। तो किसी भी पॉलिनॉमियल में, जैसे यहाँ पर 2x+5 एक पॉलिनॉमियल है, तो इसमें x की जगह पर क्या रखें, x की जगह पर क्या रखा जाए कि पूरा पॉलिनॉमियल किसके बराबर आ जाए 0 के बराबर, तो उसी को बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। जैसे कि यहाँ पर मैंने x की जगह -5/2 रखा, तो ये क्या है, यही है जीरोज, इसे ही क्या बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। बोलो बात समझ आ गई क्या? एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं कि किसी भी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की जगह यानी x की जगह या y की जगह या z की जगह क्या रखें कि वो पूरा किसके बराबर हो जाए 0 के बराबर हो जाए। जैसे कि हमने यहाँ पर x की जगह क्या रखा -5/2, तो आंसर मेरा 0 आ गया। तो इसका मतलब -5/2 क्या है, 0 ऑफ पॉलिनॉमियल। क्लियर है क्या? दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनॉमियल एट विच होल पॉलिनॉमियल बिकम्स 0। मुझे लग रहा है क्लियर है, कुछ सवाल करेंगे तो समझ आएगा। देखिए, अच्छा, तो जीरोज भी आपको समझ आ गया। अब यहाँ से पहला सवाल आ गया, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पॉलिनॉमियल। हाँ, मैंने बोला था कोफिशिएंट वगैरह की भी बात करेंगे, आपको समझाएंगे। तो कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, ऐसा नंबर जिससे कि ये जो गिवन वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे आपको सवाल में पूछा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप सवाल में देखो कि एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप देखोगे -7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा -7। अगर आपसे पूछता कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो आप देखते कि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 2 है। अगर आपसे पूछता एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है। तो लेकिन पूछा एक्स स्क्वायर का था, तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा है -7, तो आंसर आ गया -7। आगे चले क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, इन चारों में से कौन सा पॉलिनॉमियल नहीं है। तो पहले तो आप ये देखो कि मैंने क्या बताया था कि किसी भी पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर, ठीक है। लेकिन इस वाले को देखो, ऑप्शन नंबर बी, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये √x+1 लिखा है। और बेटे रूट का मतलब होता है पावर 1/2, जब रूट हटता है तो पावर में क्या लगता है 1/2, तो यानी ये पॉलिनॉमियल नहीं है। x की पावर कैसे 1/2 दे दी भाई, गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि बी पॉलिनॉमियल नहीं है, ये तो है क्योंकि पावर 1 है, ये भी है क्योंकि पावर 2 है, ये भी है क्योंकि पावर यहाँ आपकी x² है, दिख रहा है आपको, ठीक है। हालांकि ये 1/x एक्स की पावर -1 है, लेकिन अंदर आके प्लस हो जाएगा। जब हमें बी ऑप्शन मिल ही गया तो हम बाकी की बात ही क्यों करें, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, इसमें दे रखा है कि अगर x की वैल्यू -1 है ना, x की वैल्यू अगर -1 है, तो आपको यहाँ पर a की वैल्यू बतानी है क्या होगी। देखो ज़रा, x की वैल्यू -1 जो है वो इसका 0 है, और 0 का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू जिसे रखने पर पूरा पॉलिनॉमियल 0 बन जाए। तो x³ -2x² +3ax+5, इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। कब, जब x की जगह -1 रखेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला x -1 क्या है, इसका 0 है। तो x की जगह -1 रखते हैं, ठीक है। फिर इस वाले x की जगह भी -1 रख दिया, 3 × a, इस वाले x की जगह भी -1 रख दिया, और +5 = में क्या आ गया 0। बेटे -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -1 क्यूब का मतलब -1 × -1 × -1 -1 × -1 तो +1 हो जाएगा, लेकिन फिर -1 से होगा तो इसलिए -1 आएगा। ऑड पावर है तो -1 आ गया। -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 × 2 -2, 3 × -1 -3, और a तो ये रहेगा, +5 बराबर में 0। अब देखो बेटे, यहाँ पर 2 और 1 -3 हो जाएगा माइनस का, और ये +5 है, तो +5 में से -3 जाएगा तो क्या बचेगा, +2 बचेगा, क्योंकि 5 में से 3 चला गया। अब देखो जरा, ये जो 2 है उस राइट हैंड साइड में जाकर के क्या बन जाएगा, -2, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 है, और ये 3 नीचे जाएगा, तो 2/3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2/3 आ गया हमारा आंसर। क्लियर है क्या बेटे? जो ये आपका अगला टॉपिक है, ये थर्ड एक्सरसाइज को कंप्लीट करता है आपकी, ठीक है। फैक्टर थ्योरम यहाँ पर हमें समझना है कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। मान लीजिए कोई भी पॉलिनॉमियल है, लेट से x - a कोई पॉलिनॉमियल है, वो आपके गिवन पॉलिनॉमियल px का फैक्टर होगा अगर a रखने पर, क्या रखने पर, पॉलिनॉमियल में x की जगह पर a रखने पर वो 0 बन जाता है, तो वो फैक्टर होगा उसका। क्या बोल रहे हो भैया, समझ नहीं आया? अब आएगा समझ जब हम करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। फैक्टर थ्योरम बेटे क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आपका पॉलिनॉमियल है x+2, और यहाँ पर ये आपका दूसरा पॉलिनॉमियल है x² - 9x + 14, तो क्या ये x+2 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, ये पता लगाना है, ठीक है। पहले तो मैं आपको फैक्टर का मतलब समझा देता हूँ यार, फैक्टर क्या होता है। देखो ज़रा,
जैसे 12 है तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं 3 और 4, है ना, क्योंकि 3 4 सा क्या आ जाता है बेटे आपका 12 आता है, ठीक है। इसी तरीके से 16 है तो 16 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 8 और 2, 8 2 जा क्या आ जाता है 16। तो यहाँ पर 8 2 जा 16 है, इसका क्या मतलब है बेटे, इसका मतलब है कि 2 के टेबल में 8 आ रहा है ना, सॉरी 2 के टेबल में 16 जो है वो कितनी बार में आता है 8 बार में, या 8 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है 2 बार में, यही तो मतलब है। तो यहाँ पर भी यही मतलब है कि जो x+2 है उसके टेबल में ये आता है कि नहीं आता है। अगर आता होगा तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 बचता होगा, ठीक है। तो चेक कैसे करते हैं ये बताने जा रहे हैं आपको। चलिए देखिए कि एक पॉलिनॉमियल दूसरे का फैक्टर है या नहीं, ये कैसे पता लगाएं। तो आपको पहला पॉलिनॉमियल यहाँ पर दिया हुआ है, जो चेक करना है। यहाँ पर पहला पॉलिनॉमियल क्या दिया हुआ है x+2, तो इस x+2 को ना 0 के बराबर रख दो और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो 2 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक है बेटे। और ये दूसरा जो पॉलिनॉमियल है x² -9x और प्लस में 14। ये जो x की वैल्यू -2 निकाली है आपने, वो अगर इसमें भी मतलब 0 आ जाता है, ठीक है, रखने पर 0 आ जाता है तो ये फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे x² की जगह यहाँ पर हम क्या रखेंगे -2x की जगह, और स्क्वायर कर देंगे -9, फिर x की जगह क्या रखेंगे -2, ये जो -2 निकाला है +14। 2 का स्क्वायर क्या होगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस, आंसर +4 ही आता है। यहाँ पर -9 और +2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 2 से 18 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है भाई 14। तो यार हम देख रहे हैं कि यहाँ तो क्या आ गया 14 और 4 18, 18 और 18 36 आ गया आंसर। कितना आ गया 36। तो आंसर आपका 36 आ गया बेटे। इसका क्या मतलब है कि ये जो है फैक्टर नहीं है, वरना 0 आता तो फैक्टर होता। x+2 इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x² -9x + 14। इसका फैक्टर तो नहीं है भाई, ठीक है। क्यों नहीं है आपको समझ आ गई बात, क्योंकि आंसर मेरा 0 नहीं आया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े क्या। चेक वेदर QX इज अ मल्टीपल ऑफ RX और नॉट। यहाँ पर QX दिया हुआ एक पॉलिनॉमियल और एक RX दूसरा पॉलिनॉमियल दिया हुआ है। पूछ रहे हैं क्या QX जो है वो RX का मल्टीपल है या नहीं। इसका मतलब क्या है बेटे कि RX एक फैक्टर होगा या नहीं होगा इसका, ठीक है। फैक्टर का मतलब क्या हो गया, देखो समझो, अभी मैंने बताया भी था आपको। जैसे 16 है तो 16 को हम लिख सकते हैं 8 × 2, ठीक है। तो 16 के ये दोनों फैक्टर हैं 8 और 2, ठीक है। तो मल्टीपल हो जाएगा 16 खुद क्या हो जाएगा फिर इनका मल्टीपल। मल्टीपल जो टेबल में आता हो और फैक्टर जिसके टेबल में आता हो उसे बोलते हैं। जैसे 2 के पहाड़े में 16 आता है तो 2 क्या हो गया फैक्टर, और 16 आ रहा है 2 के पहाड़े में तो 16 को क्या बोलेंगे मल्टीपल। तो इसी तरीके से क्यू मल्टीपल होगा इसका क्या RX का। तो यानी हमें ये चेक करना है कि RX फैक्टर है या नहीं। सीधी सीधी बात है कि RX इसका फैक्टर है या नहीं, यही चेक करना है। तो अभी मैंने पीछे सिखाया कि जैसे आपको एक पॉलिनॉमियल दिया हो कोई सा भी, लेट से यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2x + 1, तो इसे 0 के बराबर रख दो तुरंत। जैसे ही 0 के बराबर रखोगे तो 1 जाएगा राइट हैंड साइड में, -1 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। इसे उठा करके दूसरे पॉलिनॉमियल में रख दो जिसे चेक करना है। देखो ये 2 × x³ है तो x की जगह क्या रखेंगे -1/2, और इसका क्या करना पड़ेगा क्यूब। फिर -11x² है, माइनस का 11x² यानी क्या होगा -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटे। फिर क्या है आपका माइनस का 4 × x की जगह फिर 1/2 आ जाएगा, देन प्लस का 5 है। सॉल्व करते हैं जल्दी से। 2 तो 2 रहेगा, 1 का क्यूब, 1 की पावर ऑड नंबर है यानी -1 ही आएगा। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 11 × 1 क्या होगा -11, और नीचे 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4। माइनस माइनस 4 × 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4, और नीचे 2 का 2 प्लस में 5। देखो भाई 2 से यहाँ पर 8 कट जाएगा 4 बार में, तो क्या बचा माइनस का 1/4, माइनस का 11/4। यहाँ पे 2 से 2 कट 4 कट गया 2 बार में, 2 और 5 कितने हो गए यहाँ 7। ध्यान दो 11 और 1 कितने हो जाएंगे भाई, 11 और 1 कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। तो माइनस का 12 बटे में कितना आ गया 4, प्लस में 7, 4 से 12 कटा तो -3, 7 में से -3 गया तो क्या आएगा आंसर 4। 0 तो नहीं आया आंसर, 0 तो नहीं आया आंसर। इसका क्या मतलब है कि ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। 2x + 1 जो दिया था ना बेटे ये फैक्टर नहीं है, यानी QX जो है वो मल्टीपल नहीं है। अगर ये फैक्टर नहीं है तो ये मल्टीपल नहीं है इसका। तो आंसर लिखोगे QX इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ RX, ठीक है। नॉट आएगा आंसर, क्या आएगा नो। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे।
अगले सवाल में क्या पूछ रहे हैं, इफ़ एक्स प्लस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये जो एक्स प्लस टू है वो फैक्टर है दिए गए पॉलिनोमियल का, यानी इसको 0 के बराबर रखो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। और जो दिया गया पॉलिनोमियल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस में 14। अगर ये इसका फैक्टर है तो यानी इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं इसकी जगह पर -2 रख दूंगा एक्स की जगह पर, है ना, फैक्टर थ्योरम ये कहती है ना कि रखने पर 0 आ जाएगा आंसर। तो देखते हैं कि के की वैल्यू क्या निकलती है अपनी। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर के गुणे -2, माइनस से माइनस कटा तो 2k आ जाएगा, प्लस में 14 है इक्वल टू 0। 14 और 4 कितने हो गए, 18। 18 उधर जा करके क्या हो जाएगा, माइनस का 18। 2 के टेबल में 18 कितनी बार में आएगा, 9, और माइनस है तो -9, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है क्या बेटे। ये जो पहला नंबर दिया था इससे हमने एक्स निकाला, -2 उठा के दूसरे में रख दिया, ये बराबर में 0 रख दिया। बेटे अपना जो अगला टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन है वो हम कौन से मेथड से करते हैं बेटे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हम कौन सा मेथड यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, चलिए सिखाते हैं। बहुत आराम से आपने सीखना है इस मेथड को, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, यानी बीच वाले नंबर को आपको क्या करना है, 2 हिस्सों में तोड़ना है। बीच वाले नंबर को क्या करना है बेटे, आपको 2 हिस्सों में तोड़ना है। ठीक है, तो मेथड का नाम आपने लिख लिया कॉपी के अंदर, और चलिए अब सीखते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझना, बहुत ही ध्यान से समझना इसको, क्योंकि यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है बेटे। सबसे पहला जो काम है अपना वो है कि पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप 2x² को और 5 को मल्टीप्लाई करोगे, चाहे आप साइड में कर लो, यहाँ पर 2x² को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10 और x², यानी 10x² आ जाएगा आंसर। मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ गया 10x²। अब बेटे ये जो भी आया है मल्टीप्लाई करने पर नंबर, ठीक है, 10 आया है, 10 को फैक्टराइज करेंगे। अगला स्टेप क्या है, 10 को क्या करोगे आप, फैक्टराइज। 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5 आ गया। फैक्टराइज करने पर यहाँ पर आपके सामने 2 नंबर दिख रहे हैं, एक तो 2 है और एक क्या है, 5। तो 2 और 5 का इस्तेमाल करके ये बीच वाला नंबर लाना है। तो 2 में अगर 5 को जोड़ें तो आ जाएगा क्या बीच वाला नंबर, बिल्कुल आएगा। 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी क्या करना है, 2x² ऐसे ही रहेगा। ये जो 7x है ना, इसे हम तोड़ लेंगे 2 हिस्सों में, ब्रैकेट में तोड़ते हैं। कैसे, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 5x। ये डायरेक्ट नहीं तोड़ना भाई, इस तरीके से ही तोड़ना है। पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करा तो 10 आया, 10 को फैक्टराइज करा तो 2 और 5 आया। 2 और 5 का यूज़ करके हमने क्या बनाना था, बीच वाला नंबर, तो बन गया 7x, 2x और 5x में। अब क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करना है, 2x², ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2x रहेगा और ये क्या रहेगा, 5x आपका। आगे देखिए बेटे, अब 2 के पेयर्स बनाओ, 2 के पेयर्स बनाओ और कॉमन लेना शुरू करो। इस पहले नंबर में और दूसरे नंबर में क्या क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो 2 और साथ में x भी कॉमन है दोनों में, तो 2x बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ से 2 और एक x बाहर जाएगा तो सिर्फ एक x बचेगा, और यहाँ से 2x पूरा ही बाहर गया तो कुछ नहीं बचा, तो यानी 1 बचा। सिमिलरली यहाँ पर 5 कॉमन है दोनों में, तो 5 मैंने बाहर निकाला तो अंदर यहाँ x बचेगा, और दूसरे में पूरा ही 5 निकाल लिया आपने तो क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 1। पहला और दूसरा ब्रैकेट बिल्कुल सेम आना चाहिए। बाहर से अपना फैक्टर आया क्या, 2x + 5, और अंदर से अपना फैक्टर क्या बना, देखो सेम सेम ब्रैकेट, x + 1। तो बेटे बात समझ आ गई क्या, फैक्टर बना दिया हमने। फैक्टर का मतलब मैं समझा चुका हूँ, जैसे 16 है तो 16 को हमने 8 × 2 लिख दिया। 2 हिस्सों में तोड़ना होता है मल्टीपल्स में, तो ये इसको पूरे को हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया ना, एक ये और एक ये, बना लिए फैक्टर। क्या बिल्कुल बढ़िया से देखिए, एक बार दोबारा वीडियो को रिवर्स करके देखिए, आपको समझ आएगा अच्छे से। आगे चलें क्या, आगे चलते हैं बेटे। ठीक है, अब यहाँ एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज करने का क्या तरीका है। तो यार यहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखनी होती है, आपको एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से यहाँ डिवाइड करना भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले कभी भी जब आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हो तो आपको कोशिश क्या करनी है कि कॉमन आ रहा है क्या पहले 2 टर्म्स में कुछ। अगर पहले ही कॉमन आ जाए और काम बन जाए तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ दिक्कत है कि जब मैं कॉमन लूँगा तो दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पर फैक्टर बनाना। ठीक है, तो क्या करें फिर ऐसे केस में, क्या करें, देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक फैक्टर हमें अज्यूम करना पड़ता है बेटे, इसका एक फैक्टर क्या करना पड़ता है हमें, इसका अज्यूम। ठीक है, चलिए देखिए, लेट x - 1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बेटे देखिए, या तो x - 1 होगा या x + 1 होगा, तो पहले मैंने x - 1 ले लिया। अगर ये होगा तो अच्छी बात है, वरना मैं फिर x + 1 से करूँगा।
अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है तो x माइनस वन को 0 के बराबर रखूँगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, है ना। माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो मैं इसमें 1 रख करके चेक करने वाला हूँ, 1 रख करके चेक करने वाला हूँ क्या ये 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो एक्स क्यूब की जगह मैंने 1 रखा, यार ये तो नहीं आएगा क्योंकि हर जगह प्लस लगा है ना, तो ये तो मैंने गलत मान लिया। 1 का क्यूब 1, यहाँ पर 6 1 जा 6 11 और यहाँ पर 6 6 1 7 18 18 और 6, ये तो 0 आया ही नहीं, तो यानी गलत मान लिया सब कुछ। तो बेटे अब x प्लस 1 की जगह हमें क्या मानना पड़ेगा, x माइनस वन की बजाय हमें फैक्टर मानना पड़ेगा x प्लस 1। तो जैसे ही मैं x प्लस 1 फैक्टर मानूंगा तो ये 0 के बराबर रखते ही x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। और अब इसी पॉलिनोमियल में मैं -1 रख के चेक करता हूँ क्या मेरा आंसर आ रहा है सही। 6 इंटू -1 का यहाँ पर स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या होगा बेटे 11 इंटू -1 फिर +6, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, +1 इंटू 6 +6, यहाँ पर माइनस का 11 आ गया और यहाँ पर 6 का 6। देखो बेटे 11 माइनस का और 1 माइनस का तो माइनस का 12, 6 और 6 प्लस का 12, 12 से 12 गए तो 0 आ गया। यानी ये जो आपका x प्लस 1 है ये फैक्टर बन सकता है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्लियर हो गई इतनी बात, हमने चेक कर लिया और अज्यूम कर लिया एक फैक्टर तो हमें ऐसे ही मिल गया x प्लस 1। अब बाकी निकालना है, ठीक है, क्यूबिक है तो 3 फैक्टर होंगे इसके, ठीक है, बाकी निकालना है। चलिए मैं इतना रब कर रहा हूँ, होप कि आपको समझ आया। x माइनस 1 नहीं फिट बैठा तो हमने x प्लस 1 को माना। आगे का काम कैसे करना है देखो समझो, जैसे 16 है तो 16 के फैक्टर है 8 और 2। इसका क्या मतलब है, अगर 2 फैक्टर है तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो 16 को डिवाइड करेगा ना, 8 जो है वो 16 को डिवाइड करेगा। इसी तरीके से अभी अभी जो आपने एक फैक्टर निकाला क्या, x प्लस 1, तो ये जो x प्लस 1 है बेटे वो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा दिए गए पॉलिनोमियल को, क्या करेगा डिवाइड। और अब डिवाइड करना मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इस डिवाइड करने के बाद ही हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल के दूसरे फैक्टर का पता लगा पाएंगे। चलिए स्टार्ट करें क्या डिवाइड करना। देखिए डिवाइड करने का क्या तरीका है, यहाँ मैं रफ वर्क में आपको दिखाते रहूँगा। आपको करना क्या होता है बेटे कि यहाँ से पहला नंबर देखना है और यहाँ से पहला नंबर देखना है, ध्यान से समझना बिल्कुल। बाहर डिवाइजर का पहला नंबर और डिविडेंड का दोनों का पहला नंबर देखना, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ पहला नंबर क्या है भाई, यहाँ पर आपका एक्स क्यूब है पहला नंबर और बाहर क्या है एक्स। तो एक एक्स से एक एक्स गया तो क्या बचा, ऊपर एक्स का स्क्वायर बचा। तो यानी आपको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, इसे किससे करना है मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो चलिए फिर करता हूँ, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ बाहर वाले नंबर को यानी एक्स प्लस 1 को। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो क्या आया एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर से 1 से करेंगे तो क्या आ गया बेटे एक्स स्क्वायर। तो आंसर मेरा आया एक्स क्यूब और नीचे क्या आ गया बेटे एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे साइन चेंज करके माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये भी माइनस। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया कुछ नहीं बचा, 6x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचा 5x स्क्वायर, ठीक है। ऊपर से अब जो भी बचा है उसे नीचे उतार लेंगे, जैसे 11x और +6। अभी कुछ बच्चों को समझ नहीं आया कि क्या करा, लेकिन कोई बात नहीं बेटे, अभी फिर से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखो फिर समझ आएगा, ठीक है। अभी नहीं समझ आया तो अब देखो अब समझ आएगा। हम कर क्या रहे हैं, अब फिर से पहला पहला नंबर देखना है बेटे। बाहर वाला पहला नंबर देखो, बाहर क्या है पहला नंबर x और यहाँ पहला नंबर क्या है 5x स्क्वायर। तो पहले नंबर को ऊपर रखो और बाहर से भी पहले नंबर को नीचे, x से x कट गया एक, तो आंसर क्या है 5x, यानी ऊपर क्या रखना है आपको 5x, क्या रखना है 5x। अब इस 5x से ना बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्या कर दो 5x से बाहर वाले को मल्टीप्लाई, 5x से जो बाहर x प्लस 1 है उसे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 5x इंटू एक्स 5x स्क्वायर, 5x इंटू 1 होगा तो क्या आ जाएगा बेटे 5x। तो नीचे लिख दो यहाँ पर 5x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस में 5x जो भी मल्टीप्लाई करके आए, फिर लगाओ डिवाइड का साइन। अब यहाँ पर साइन चेंज कर दो, नीचे प्लस तो ये माइनस तो ये भी माइनस, 5x स्क्वायर से 5x स्क्वायर गया, 11 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 6x, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से पहले नंबर को देखो और यहाँ पर पहले नंबर को देखो, ठीक है। तो 6x पहला नंबर है नीचे और यहाँ ऊपर क्या है x से x कटा तो आंसर क्या है 6, यानी अब ऊपर आ जाएगा 6 और इस 6 से बाहर वाले को फिर मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 1 को, तो 6x आ जाएगा और 6 1 जा 6 आ जाएगा, यानी नीचे फिर 6x प्लस 6 आ गया और क्या होगा ख़त्म हो जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0। बोलो समझ आया क्या। जिसे नहीं समझ आया ना वीडियो को रिवर्स करो और दोबारा देखो, पक्का समझ आएगा बेटे, पक्का समझ आएगा, ठीक है। चलिए
थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देखो, फिर समझ आएगा, इसीलिए वीडियो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब डिवाइड करा तो आपके पास एक नया पॉलिनॉमियल आ गया यहाँ ऊपर, देख रहे हो आप, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है और इसे अब फैक्टराइज करेंगे हम। इसे क्या करेंगे आप? फैक्टराइज। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ मैं इरेज कर रहा हूँ नीचे सब कुछ। अब ये जो ऊपर पॉलिनॉमियल है मैं इसे फैक्टराइज करूँगा तो क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आया। अब 6 को फैक्टराइज करते हैं, अभी मैंने बाहर सिखाया था, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 2 और 3 का यूज़ करके 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बहुत आसानी से आ रहा है, ठीक है। तो 5 को किस में तोड़ लेना है, 2x में और 3x में, ठीक है। फिर पेयर्स बनाते हैं, यहाँ पर x कॉमन है दोनों में तो अंदर एक x बचा और x निकल गया तो सिर्फ 2 बचा। 3 का टेबल कॉमन है, x का x आएगा, 3 के टेबल में 6 2 बार में, तो बाहर से क्या आया फैक्टर, x+3 आया और अंदर दोनों ब्रैकेट में सेम सेम बचा है क्या, x+2। तो बेटे जी 2 फैक्टर और आ गए, 1 2 और तीसरा हमने पहले ही निकाल रखा था क्या, x+1। बोलो बात समझ आ गई क्या, बोलो बात समझ आ गई क्या, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया इसका, ठीक है, फैक्टर हमने निकालने सीखे। क्लियर है क्या, आगे चलें। चलिए आ चुके हैं बेटे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पर, और लास्ट एक्सरसाइज में हमें 8 आइडेंटिटीज़ पढ़नी होती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। इन 8 के अलावा 2 और 3 कुछ ऐसी भी हैं जो इन्हीं से डिराइव हुई हैं और जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लास्ट के 4-5 क्वेश्चन आपने देखे होंगे जहाँ पर वेरिफिकेशन करना होता है और वो एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए और एक एक करके सभी को सॉल्व भी करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इन 8 आइडेंटिटीज़ को बिल्कुल ध्यान से देख लो, कॉपी में नोट कर लो, फिर मैं एक एक आइडेंटिटी को समझाने वाला हूँ, ठीक है। एक एक करके नोट कर लिया क्या आपने, आगे चलें क्या, इन 8 को एक बार नोट कर लो, फिर मैं एक एक करके सभी को समझाने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहली आइडेंटिटी समझेंगे a+b का होल स्क्वायर। देखिए आइडेंटिटी 1 है यहाँ पर हमारे पास a+b होल स्क्वायर, ठीक है। जब a+b का होल स्क्वायर करते हैं हम तो एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं बेटे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, a² + 2ab + b²। अच्छा कई बच्चे क्या करते हैं, a² लिखते हैं फिर उसके बाद b² कर देते हैं और लास्ट में 2ab करते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। पहले आप a² करो, फिर आप b² कर दो और लास्ट में 2ab करोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटीज़ कैसे लगती हैं चलिए समझाता हूँ मैं। जैसे पहला सवाल मैंने लिया बेटे, x+2 और x+2 दोनों सेम नंबर है, तो यानी इसका मतलब है x+2 का क्या हो जाएगा बेटे जी, होल स्क्वायर हो जाएगा। x+2 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है, दोबारा बताऊँ क्या, दो सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो यानी उसका स्क्वायर करते हैं ना हम। यहाँ पर x+2 सेम नंबर है तो मतलब आप क्या लिख सकते हो, x+2 का होल स्क्वायर। अब जब ये होल स्क्वायर हो गया तो आप इसे लिखोगे कैसे, a² + b² यानी पहले a का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर, फिर b² यानी दूसरे नंबर का स्क्वायर, है ना। देखो यहाँ पर लास्ट में लिखा है, तो आप लास्ट में लिखो चाहे पहले लिख दो, एक ही बात है। तो b² कर रहा हूँ मैं, यानी 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ। फिर क्या होता है 2ab, तो बेटे 2 लिखना है आपने और a की जगह पर x रखेंगे और b की जगह पर 2 जो अपना दूसरा नंबर है। क्लियर है सभी को क्या, ये जो पहला नंबर है इसे a मान लिया और दूसरे नंबर को b मान लिया और आइडेंटिटी लगा दी। पहले a का स्क्वायर कर दिया, फिर b का स्क्वायर दूसरे नंबर का, फिर लास्ट में 2a रखा और b रखा। x² आ गया बेटे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा और x का x रहेगा 4x। आंसर आ गया x² + 4 + 4x। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है क्या, ठीक है। आगे चल रहा हूँ मैं, देखो अब अगला यहाँ पर इन्हें फैक्टराइज करने के लिए भी आ जाता है। फैक्टराइज करने का एक तरीका तो मैंने वैसे भी सिखाया है, पर यहाँ पर मैं देखिए इस फॉर्मूले से करने वाला हूँ। अब देखिए जो x² है ये किसका स्क्वायर है, x का, किसका स्क्वायर है, x का, प्लस यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ मैं ब्लैंक, फिर प्लस ये जो 4 है आपका, ये 4 किसका स्क्वायर है बेटे, 2 का स्क्वायर है, किसका, 2 का स्क्वायर। तो ये जो x है ये a है आपका पहला नंबर और ये जो 2 है ये दूसरा नंबर यानी b है। बीच में क्या आएगा 2, a की जगह क्या रखना है आपने x और b की जगह क्या रखना है आपने, ये जो 2 आपने निकाला है 2। आप देख रहे हो 2 2 क्या हो जाएगा 4 × x, 4x ही आ रहा है सही। तो a² + b² + 2ab जैसा कुछ बन गया, यानी ये जो आपका ऊपर नंबर लिखा हुआ ये a + b का क्या था, होल स्क्वायर था, यानी x+2 का होल स्क्वायर था, x और 2 का। तो x+2 का होल स्क्वायर यानी इसे 2 बार लिख सकते हैं, x+2 × x+2। आप देख रहे हैं मैंने सिमिलर नंबर लिया, यहाँ पर इसे क्वेश्चन लिया था और यहाँ पर ये आंसर आ रहा है। बोलो ठीक है क्या, समझ आ रही है बात, कैसे कर रहे हैं हम आइडेंटिटीज़ का, कैसे यूज़ कर रहे हैं बेटे।
हमने देखा कि x तो x का स्क्वायर होता है और ये जो 4 है ये 2 का होता है, और बीच में हमारा 2ab आ रहा है, 2ab है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का मतलब इसे 2 बार लिख सकता हूँ, 2 बार का मतलब ये फैक्टर बन गया मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर है क्या, आगे चल रहा हूँ। देखिए जो आइडेंटिटी नंबर 2 है आपकी वो है a-b का होल स्क्वायर। सेम है, बस यहाँ पर क्या होता है 2ab के आगे माइनस आ जाता है, 2ab के आगे क्या आ जाता है, माइनस। 7 - k का मतलब है 7 - k का क्या करना है, हमें होल स्क्वायर करना है। तो पहला नंबर जो है 7a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे, तो यानी पहले a का स्क्वायर यानी 7 का, फिर बेटे b का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर, फिर क्या होता है -2ab है ना, मैं इसे लास्ट में लिख रहा हूँ, -2, a की जगह 7 और b की जगह k। तो बेटे 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और k का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका k स्क्वायर, और -2ab यानी 2 7 ज़ा 14k। ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, ऑर्डर में लिख सकते हैं, के स्क्वायर को आप आगे लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसी चीज़ को नीचे सवाल बना लिया, इसी चीज़ को मैंने क्या बना लिया नीचे, क्वेश्चन। तो पहले आप यहाँ पर स्क्वायर करा आपने, अब स्क्वायर करके आपको दिया गया आपको फैक्टर बनाने। ध्यान से समझना इस चीज़ को, मैंने बहुत बढ़िया से सवालों को ऑर्डर करा है कि आपको क्लियर रहें चीज़ें। ठीक है, देखो जरा, अब बेटे यहाँ पर जो के है वो किसका स्क्वायर है, के का स्क्वायर है, तो ये आ गया। ठीक है, मैं बीच में कुछ भी नहीं लिखने जा रहा हूँ बी, ठीक है, माइनस लगा करके बस पूरा ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, लास्ट में प्लस में 49 है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। ठीक है, तो यानी जो अपना पहला नंबर है वो के है और दूसरा क्या है 7, बीच में 2ab होता है, क्या होता है 2ab, तो a की जगह क्या आएगा, के आ जाएगा, और b की जगह क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ पर पहला नंबर आपका के और दूसरा नंबर आपका क्या था 7। ठीक है, लेकिन -2ab था तो इसलिए माइनस का 7 आएगा, और k -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर का मतलब क्या है, k -7 आप 2 बार लिख सकते हैं, k -7 और यहाँ पर k -7 फैक्टर बन गया। क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या बेटे। ठीक है, चलें आगे। ठीक, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और कहीं ज़्यादा यूज़ होती है, चैप्टर 1 में भी ये बहुत यूज़ करा हमने रैशनलाइजेशन में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, बिल्कुल ईजी भी है और अच्छी आइडेंटिटी भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, के स्क्वायर -64 लिखा है ऊपर, तो के स्क्वायर रहेगा बेटे, 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर। नीचे क्या है k+8 को k+8 रहने देता हूँ। अब देखो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दूँ क्या, तो लिख सकता हूँ मैं k+8 यानी a प्लस बी, और एक बार a माइनस बी यानी k-8। बोलो समझ आ रहा है आपको बेटे, देख रहे हैं आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो के स्क्वायर -8 स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं k+8 और k-8, k+8 से k+8 गया तो आंसर क्या आ गया मेरा, k-8। फाइनल आंसर मेरा आ गया k-8। इसी तरीके से इस सवाल को यहाँ फैक्टराइज करना है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए ज़रा कैसे करोगे आप, देखो जो पहला नंबर है यहाँ पर x का स्क्वायर हो रहा है और 6 को मैं √6 लिख देता हूँ, √6, और पूरे पर होल स्क्वायर लगा दूँ क्या, बोलो कोई दिक्कत। √6 का स्क्वायर जब होगा तो क्या आ जाएगा भाई 6, और जब x का स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। ठीक है, और 25 को मैं लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर, 25 को मैं लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी, और एक बार क्या हो जाएगा a माइनस बी। ये आगे फैक्टर दो, बोलो क्लियर है क्या। इस तरीके से सवाल होंगे भाई। ठीक है, चलिए आइडेंटिटी नंबर 4 पर आ गए बेटे। यहाँ पर आपको देखिए x+a और x+b, पहला नंबर दोनों में सेम है x और x, पर दूसरा नंबर जो है वो a है और यहाँ पर b है। x+a और x+b अगर कभी हो तो क्या करना है, जो पहला सेम नंबर है उसका स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, प्लस दोनों नंबर को ऐड करके x से मल्टीप्लाई प्लस ab। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस लेते हैं तो समझ आएगा। एक बार आइडेंटिटी को आप नोट कर लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखना भाई, पहला नंबर जो सेम है x और x, लेकिन दूसरा नंबर दोनों में अलग है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में भी देख रहे हो आप, यहाँ पहला नंबर x सेम है, दूसरा नंबर यहाँ -4 है और यहाँ क्या है 7। तो आइडेंटिटी में करते क्या है, पहले नंबर का स्क्वायर यानी x का तो स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है कर दिया, प्लस a प्लस b करते हैं, यानी पहला नंबर जो -4 है उसमें क्या जोड़ेंगे 7। ठीक है, इंटू फिर x आ जाएगा, यानी x पहला नंबर जो है, प्लस a इंटू बी, लास्ट में जो नंबर्स हैं अलग अलग उन्हें मल्टीप्लाई करना है, यानी -4 को मल्टीप्लाई करना है 7 से।
क्लियर है, बहुत आसान है। एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 7 4 सा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी प्लस करना है, 7 में से 4 गया तो बेटे क्या आया 3, और बाहर एक्स है तो 3x। 4 7 सा क्या हो जाएगा -28। तो आंसर आ गया क्या आपका, बोलो क्लियर है। इवेल्युएट 105 को 106 से गुणा करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 100 + 5 लिख सकता हूँ पहली संख्या यानी पहले नंबर को, और दूसरे को लिख सकता हूँ 100 + 6। तो बेटे जी आप देख रहे हैं यहाँ पहले दोनों नंबर सेम है और दोनों बाद के अलग हैं, तो यानी क्या करते हैं पहले वाले नंबर का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस में दोनों जो अलग नंबर है उन्हें जोड़ दो, 5 और 6 को जोड़ दो, और जो सेम नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट में जो दोनों नंबर अलग अलग है उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, a × b। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आप जानते हैं 10,000। 6 और 5 11, 11 को 100 से गुणे करोगे तो 1100, प्लस 5 6 जा क्या आ जाएगा 30। तो 10,000 और यहाँ 1100 और ये 30, तो 10 और 11 11,130। आंसर आ गया 11,130, 11,130। बोलो समझ आई क्या बात, जोड़ दी हमने तो आंसर आ गया 11,130। तो आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने जल्दी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटे। आ चुके हैं आइडेंटिटी नंबर 5 पर। यहाँ पर x + y + z का होल स्क्वायर करना है, यानी 3 नंबर अगर एक साथ ऐड हो रहे हैं और उनका स्क्वायर करना हो होल स्क्वायर, तो कैसे करेंगे बेटे, x² y² z², यानी पहले तीनों नंबर का तो एक एक करके स्क्वायर करेंगे, फिर 2xy 2yz एंड 2zx, ठीक है। आप a + b + c से भी इसे पढ़ सकते हैं, हमने यहाँ पर x + y + z ले लिया है जैसे आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तीनों का स्क्वायर अगर करना है तो पहले a² b² c², फिर 2ab 2bc 2ca, ठीक है। a + b से भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे मर्जी आप पढ़ लें, एक ही बात है, ठीक। चल अभी पहला सवाल दिया है बिल्कुल आसान सा, तो इसे कर लेते हैं भाई। a + b + c का होल स्क्वायर करना है, तो यानी पहले a का स्क्वायर, फिर क्या करना है b यानी दूसरे नंबर का स्क्वायर, फिर c यानी तीसरे नंबर का स्क्वायर, फिर क्या 2xy था ना, तो 2 तो 2 रहेगा, x यानी पहला नंबर 2 और y यानी दूसरा नंबर जो है 3b, ठीक है। फिर क्या था बेटे 2yz, y का मतलब दूसरा नंबर जो कि 3b है, और z का मतलब तीसरा नंबर जो कि क्या है मेरा 4c है, ठीक है। ये थोड़ा बाहर चला गया 4c, ये प्रॉब्लम होती है भाई कॉर्नर में लिखने में, ठीक है। 4c है, ये समझ लेना 4c है लास्ट में, ठीक है। देन फिर प्लस क्या है 2zx था, 2z की जगह क्या आ जाएगा 4c और x की जगह 2 यानी पहला नंबर। फिर आगे फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4, जब ये 3b का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b², प्लस बेटे यहाँ 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और c का स्क्वायर क्या हो जाएगा c²। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12b, 12b आ गया। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है। और ये z भी था वहाँ पर साथ में, लिख देता हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, और b, और यहाँ जो ये 4 के साथ में ना c था वो लिखना दिखाई नहीं दे रहा, तो bc आएगा। फिर क्या होगा 2 4 जा 8, और ये क्या है आपका c है, और ये 2, अच्छा 2 है ना वो, 2 मिनट रुक जाओ, एक गलती हो गई यहाँ, बस बस बस, ठीक है। देखो 2 4 जा 8 और ये 2 है, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, और लास्ट में c 16c, तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। फर्दर ऐड तो होने वाला नहीं है कुछ, कोई नंबर तो है नहीं क्लियरली, तो इतना ही आएगा आपका आंसर। समझ आ गई बात, ठीक है। अब नीचे यार फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज का मतलब क्या हो गया, अब उल्टा चलना है, अब उल्टा चलना है, समझो ज़रा। तो बस पहले 3 नंबर को देखना है, पहले 3 नंबर को स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। देखो जो 4 है वो किसका स्क्वायर होता है 2 का, और x का, तो पहले नंबर को हम लिख सकते हैं क्या 2x का स्क्वायर, दूसरा नंबर y है यानी y का स्क्वायर, ठीक है बेटे। दूसरा नंबर y है यानी y का स्क्वायर, और तीसरा नंबर z है यानी z का स्क्वायर। चलो ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ है यार, यहाँ पर माइनस दिख रहा है 2 जगह, यानी कोई ना कोई नंबर एक जो है वो माइनस है, ये कैसे पता लगाओगे आप। देखो कोई ना कोई नंबर यहाँ पर माइनस है, तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, पता लग जाएगा। अभी कैसे पता लगेगा, आपके फॉर्मूले में होता है 2 × xy, तो x की जगह क्या रखना है मुझे 2x, ठीक है, और y की जगह क्या है मेरा y है। फिर प्लस क्या होता है आपका 2yz, तो y की जगह तो y है, और z की वैल्यू मेरे पास कितनी है z ही है। फिर लास्ट में क्या आता है 2zx, 2 तो 2 है, और z की जगह z है, और x की जगह क्या है अपना 2x है भाई, z की जगह अपना क्या है 2x, ठीक है। तो इन तीनों नंबर में से माइनस क्या होगा, इन दोनों को ध्यान से देखो, इनमें कॉमन क्या है y, यहाँ भी y है और यहाँ भी y, यानी जो y वाला नंबर है वो पक्का नेगेटिव है, तो ये -y लगा दो, यहाँ भी -y लगा दो, और यहाँ भी -y लगा दो।
तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। वाई के आगे माइनस क्यों लगाया, आपको समझ आया क्या? क्योंकि यहाँ वाई दोनों में कॉमन है और यहीं दोनों टर्म्स में माइनस है। तो बेटे स्क्वायर आ गया तो इसे 2 बार लिख दो, फैक्टराइज हो जाएगा। इसे कितनी बार लिख दो? 2 बार। स्क्वायर का मतलब इसे 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टराइज हो गया। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। 6th आइडेंटिटी पर आ चुके। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको 2 तरीके से लोग लिखते हैं, या तो पहला एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बाद में करते हैं, या इंटू करके हम लिखें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई एंड प्लस 3xy²। ऊपर वाली आइडेंटिटी लिखो चाहे नीचे वाली, एक ही बात है। ऊपर वाली लिख लो चाहे नीचे वाली, एक ही बात है बेटे, ठीक है। चलिए देखिए ज़रा ध्यान से, 3a प्लस बी का आपको यहाँ पर होल स्क्वायर की जगह होल क्यूब कर लो, ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब है। करो, ट्राई करो ज़रा। क्या करना होता है? पहले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई है ना, 3 इंटू एक्स वाई। एक्स क्या है आपका 3a, वाई क्या है आपका 2, फिर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई है यानी 3a प्लस में क्या हो जाए 2, ठीक। 3a का क्यूब करना है, 3a का क्या करना है? क्यूब। तो बेटे 3a का क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। a का क्यूब क्या होगा? a क्यूब। 2 को 3 बार गुणे करना है, 2 का क्यूब होता है 8। फिर आगे देखो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और a यानी बाहर आएगा 18 है और अंदर क्या बचा है? 3a प्लस में 2। ये फर्दर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 27a क्यूब तो है ही, 8 तो है ही, 8a को 3 से करोगे तो 18 है, ठीक है। 18 को 3 से करोगे तो क्या आएगा? 54। और बेटे ये जो a है, a से मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर हो जाएगा। 18 को 2 से करोगे तो 36a आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36a। तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। बोलो क्लियर है क्या? तो क्यूब इस तरीके से करना है। कुछ नहीं बेटे, पहले वाले नंबर को x मान लिया और दूसरे को y, और जैसा फॉर्मूला है वैसे वैसे वैल्यू रख दी। x की जगह 3a को रखा और y की जगह 2 को रखा, जो कि पहला दूसरा नंबर है। फिर यहाँ एक्स वाई था तो x की जगह आपने 3a को रखा और y की जगह 2 को। फिर x प्लस वाई था तो x की जगह 3a और y की जगह 2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फैक्टराइज करने को बोल रहे हैं। आगे आगे सवाल में फैक्टराइज करना है, यानी अब रिवर्स चलना है, उल्टा चलना है। हमें ढूंढना है आइडेंटिटी के हिसाब से, ये जो नीचे लिखी हुई ना आइडेंटिटी, इसके हिसाब से चीज़ों को कवर अप करना है। पहला नंबर क्यूब होता है तो इसको क्यूब बनाना है। तो 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, और एक्स का ही होगा, तो ये हो गया, ठीक है। 27 किसका क्यूब होता है भाई? 3 को। 3 को 3 बार गुणा करें तो 27 आता है, यानी 3 का क्यूब है। तो दूसरा नंबर आपका 3 है, और वाई का क्यूब वाई लिखोगे, ठीक है। तो 2x का क्यूब क्या आ जाएगा भाई? 8x क्यूब, क्योंकि 2 का 8 हो जाएगा और x क्यूब का x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ 3 का 27 और y का क्यूब क्या होगा? y क्यूब हो जाएगा, प्लस फिर बेटे 3x² y आता है, तो 3 तो 3 रहेगा। अब एक्स स्क्वायर होता है, दूसरा नंबर क्या होता है? x²। तो x की जगह हम क्या रखेंगे? 2x, और y की जगह क्या रखना है मुझे? 3y प्लस 3xy²। तो x की जगह 2x और y का स्क्वायर करना है, तो y की जगह 3y। इस बात का ध्यान रख लेना, ये x है और ये y है, ठीक है पूरा। तो फाइनली जो पहला नंबर है 2x और दूसरा नंबर है 3y, इसका होल क्यूब बन गया है। क्या बन गया? होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब इसे 3 बार लिख दो। इसे कितनी बार लिख दो? 3 बार, ठीक है बेटे। समझ आ गई बात? क्लियर है क्या बेटे? जो अगली आइडेंटिटी है वो बिल्कुल सिमिलर है पीछे वाले की तरह, बस वहाँ पे हमने प्लस पढ़ा था और यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर हर जगह क्या लग जाएगा? माइनस, 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 माइनस। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो ना, तो ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाता है, और लास्ट वाला जो नंबर है यहाँ प्लस बनता है। तो ये पहला और ये दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आपको ये करना है और कमेंट में आंसर बताना है कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है बेटे। तो बिल्कुल सिमिलर है, x माइनस वाई का होल क्यूब कर रहे हैं हम यहाँ पर। क्लियर है बेटे? 7th आइडेंटिटी से यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का ना फॉर्मूला हमें ऑब्टेन करने को मिलता है, ठीक है। और इस फॉर्मूले को आपको ध्यान भी रखना होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एक्स क्यूब और वाई क्यूब को आप डायरेक्टली कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई x² माइनस XY प्लस y²। आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे? इसे वेरीफाई करना है, इसे प्रूव करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है। देखिए ज़रा, आपको पता है बेटे x प्लस वाई का होल क्यूब होता है
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में क्या होता है बेटे जी, यहाँ पर x प्लस वाई होता है। क्लियर है क्या? ठीक है। अब हमें क्या ऑब्टेन करना है कि एक्स क्यूब और वाई क्यूब क्या होता है। आप यहाँ पर देखिए ये एक्स क्यूब और वाई क्यूब है, तो इस एक्स क्यूब और वाई क्यूब को मैं यहीं पर छोड़ता हूँ। ठीक है, देखिए ज़रा, एक्स क्यूब और वाई क्यूब को मैं इधर ही छोड़ रहा हूँ, और ये वाला जो पोर्शन है प्लस 3xy इसे उठा करके इधर ले आऊँगा इसके पास में। x प्लस वाई का जो ये होल क्यूब है इसमें आकर के माइनस हो जाएगा 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई, 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें हमने क्या कर दिया, ये लेफ्ट से इधर लेके आ गए, राइट से लेफ्ट में लेकर के आ गए और माइनस कर दिया। क्लियर है क्या? और इस चीज़ को जहाँ पर था वहीं पर छोड़ा, एक्स क्यूब और वाई क्यूब। क्लियर है बेटे? तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर आ जाएगा? आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर मैं इन दोनों नंबर्स में कॉमन लेने की बात करूँ, देखो ज़रा, यहाँ x प्लस वाई है और यहाँ भी x प्लस वाई है, तो दोनों में से x प्लस वाई मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। x प्लस वाई को जैसे ही मैं कॉमन निकालूंगा तो मुझे बताइए यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एक x प्लस वाई तो मैंने बाहर निकाल लिया, और इस जगह पर मेरा क्या बचेगा, 3xy। क्या बच जाएगा? 3xy। फर्दर जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, आगे क्या आ जाएगा बेटे, ये एक्स प्लस वाई रहेगा। फिर फर्दर यहाँ पर आप देखोगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, और माइनस 3xy ऑलरेडी है। अब ध्यान से देखो, 3xy में से अगर 2xy माइनस कर देंगे तो सिर्फ एक ही xy बचेगा, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो यही आ जाएगा जो ऊपर है। मैं थोड़ा स्पेस लेके आपके लिए लिख देता हूँ, ऊपर की जो ये नंबर्स हैं, ऊपर की टर्म्स को मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ। ठीक है, देख लेना ज़रा, आपने नोट कर लिया है नहीं। आगे देखिए ज़रा बेटे, ये जो एक्स क्यूब आपका है, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो एज इट इज़ रहेगा, एक्स प्लस वाई जो हमने कॉमन निकाला वो एज इट इज़ रहेगा। अब नीचे देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, 3xy माइनस का और 2xy प्लस का, तो 3 में से 2 गए तो कितने xy बचेंगे, सिर्फ एक, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक xy बचेगा और वाई स्क्वायर तो है। तो ये रिजल्ट आ चुका है हमारा। क्लियर है क्या? समझ आया बेटी? तो प्लीज़ अपनी कॉपी में इसे नोट कर लें और समझ लें। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा से देखें, हमने कैसे कॉमन लिया है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब से ही हमने इस रिजल्ट को ऑब्टेन करा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ये जो नीचे आपका है वेरिफिकेशन करने के लिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का दिया गया है, तो ये आपको अपने आप करना है होमवर्क में। ठीक है, और कमेंट में बताना है कि आप इसे कर पाए या नहीं कर पाए बेटे। आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। सिमिलरली बिल्कुल सेम होगा मेथड। ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब यहाँ पर आपने क्या करना है, लगाना है, और एक्स माइनस वाई कॉमन लेना है लास्ट में। ठीक है, जहाँ जैसे हमने यहाँ पर एक्स प्लस वाई कॉमन लिया है। क्लियर है क्या? आइडेंटिटी नंबर 8 पर आ चुके हैं, ये लास्ट आइडेंटिटी है हमारी। ठीक है, और इससे भी कई सारे सवाल बनते हैं, तो आइडेंटिटी को पहले ध्यान से समझिए क्या बोला इन्होंने। देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है बेटे, किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ध्यान से आइडेंटिटी को एक बार पढ़ लें, एक बार समझ लें आप, फिर हम इसका क्या करते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं कि हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है बेटे, इस आइडेंटिटी को हमने कितने हिस्सों में तोड़ दिया, एक तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये दूसरा पूरा हिस्सा है। ठीक है, यानी फैक्टर बन गए। तो इस तरीके से फैक्टर कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। नीचे एक सवाल दिया हुआ है, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब माइनस 18xyz। तो इस पूरे क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इन्होंने देखा कि पहला जो है वो एक्स क्यूब होता है, दूसरा वाई क्यूब, तीसरा जेड क्यूब, तो हम भी इसे ऐसे ही लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर जो है वो 8 किसका क्यूब होता है बेटे, 2 का, और एक्स क्यूब जो है वो एक्स का ही होगा। ठीक है, तो पूरा 8x क्यूब की जगह हम 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं। मुझे बताओ क्या, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और x का क्यूब क्या हो जाएगा x क्यूब, तो 8x क्यूब को हमने 2x क्यूब लिख दिया। इसी तरीके से y क्या है, y का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर 27 3 का क्यूब होता है और z क्यूब क्या होगा, z का क्यूब, तो यहाँ पर 3z क्यूब हो जाएगा पूरा, क्योंकि 3 का 27 हो जाएगा और z का क्यूब z क्यूब हो जाएगा। अब आगे देखो, यहाँ माइनस 3xyz लिखना होता है, तो 3 तो 3 लिख देते हैं, x की जगह क्या लिखना है, 2x जो अभी हमने निकाला है, y की जगह तो y ही रहेगा और z की जगह बेटे 3z हमने निकाला है। समझ रहे हैं? तो ये आ गया हमारा पूरा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब फॉर्मूला लगा देंगे। फैक्टर्स क्या बोलते हैं कि आपको x प्लस वाई प्लस जेड करना है, तो x की जगह 2x,
वाई की जगह वाई और जेड की जगह 3z, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। दूसरा क्या होता है एक्स स्क्वायर, यानी 2x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो ना, यहाँ ऊपर वाई स्क्वायर करना है फिर, तो वाई है, जेड का स्क्वायर यानी 3z का स्क्वायर। ठीक है बेटे, फिर माइनस एक्स वाई है। देखो माइनस एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स की जगह आप रखोगे 2x और वाई की जगह वाई, माइनस वाई जेड, वाई की जगह वाई और जेड की जगह 3z, फिर माइनस लगा करके क्या रखोगे 3zx। ठीक है, सॉरी zx ओनली, zx, तो z तो हमारा 3z है और x हमारा क्या है 2x, तो 2x रख दिया। क्लियर है क्या? फर्दर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस वाई प्लस 3z ब्रैकेट 2x का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 3z का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9z स्क्वायर, माइनस ये 2 इंटू एक्स वाई क्या हो जाएगा बेटे 2xy, यहाँ पर क्या होगा 3z है ना, 3zy हो जाएगा, या 3yz लिख लो, लास्ट में 3 2 जा 6zx। अब इससे आगे इसे सॉल्व नहीं करना, ये फैक्टर बन गया, यानी दो हिस्सों में हमने इसे तोड़ दिया। ठीक है, आइडेंटिटी लगा करके। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही है कि ये पहला स्टेप आपको कैसे लिखना है, यानी इसे प्रॉपर क्यूब बनाना है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, जैसे कि ऊपर है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, तो 8 2 का होता है और ये 27 3 का होता है, हमने बना लिया। क्लियर है क्या? इस तरीके से फैक्टराइज करना है बेटे आपको। क्लियर है? ठीक है, आगे चल रहे हैं। नहीं समझ आया तो दोबारा से वीडियो को पीछे करिए और देखिए ध्यान से। ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि हम एक चीज़ में इतना ज़्यादा टाइम लगाएं, क्योंकि चैप्टर ही काफ़ी बड़ा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई, ये वेरिफिकेशन करने के लिए बोल दिया आपसे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। ये देखिए वही आइडेंटिटी है पीछे, है ना, जिसे अभी हमने देखा। ये इसका जो फॉर्मूला होता है, आंसर होता है, वो क्या होता है बेटे एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। लेकिन अब क्या वेरीफाई करने के लिए बोलो ना, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो। एक किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं कि कैसे करेंगे हम इसे। देखो देखो बेटे, अगर मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ तो आपको पता है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z को मैं क्या लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी कहती है कि आप इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए आपको प्रूव क्या करना है। आपको यहाँ पर ना देखो, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो दिखाई दे रहा है, वो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो सामने इन्हें हाफ प्रूव करना है, तो ये हाफ कैसे आएगा यार। ठीक है, इस हाफ को लेकर के आना है, तो मैं क्या करूँगा कि राइट हैंड साइड को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और 2 से नीचे भी, देखो ऊपर ही कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ मैं, राइट कलर। ठीक है, ताकि क्लियरली दिखे। मैं इसे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्लियर है? इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, 2/2 कट जाएगा। अब देखो बेटे ध्यान से समझना, आगे क्या करने वाला हूँ मैं। ये जो ऊपर वाला 2 है, देखो 1/2 ऐसे ही छोड़ूंगा, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड को मैं ऐसे ही छोड़ूंगा। ये जो ऊपर वाला 2 है, मैं सेकंड वाली टर्म में मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर, तो 2 अंदर जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2y स्क्वायर हो जाएगा, 2z स्क्वायर हो जाएगा क्या। और आगे देखें तो क्या हो जाएगा, माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। बेटे ध्यान से समझना, मैंने क्या करा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले नंबर को क्या करा, ऊपर वाले 2 को सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया पूरे अंदर। ठीक है, देखो अब देखो ये इतना पार्ट हमारा आ गया, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना, यहाँ पर आ चुका है। तो ये हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड को मैं ऐसे ही छोड़ूंगा। ठीक है, थोड़ा सा और ना इधर लिखते हैं, थोड़ी जगह बन जाए हमारे लिए। देखो ज़रा मैं इरेज कर रहा हूँ उसे। ये जो अपना हाफ है, ठीक है, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड को मैं इधर लिख लिया मैंने। ठीक है, अब देखो बेटे, ये जो 2x स्क्वायर, इसे तोड़ करके लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ब्रेक कर दिया। 2y स्क्वायर को मैं 2 बार लिख सकता हूँ, क्या, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही 2z स्क्वायर का मतलब क्या है, मैं लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। माइनस का 2xy, ठीक है जी, माइनस का 2yz, ठीक है जी, और माइनस का 2zx, ठीक है, जो ऑलरेडी है। अब देखो बेटे, ये आपका क्या रहेगा, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये ऐसे ही है जैसे था।
इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी हमने। आगे देखो, अब यहाँ ध्यान से समझना जो मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। बेटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy क्या होता है? क्या x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो ये पहली चीज़ आ गई। दोबारा समझा रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 2xy क्या हो जाएगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि अपनी पहली चीज़ है। यहाँ पर देखो मिल गया। अब देखो दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। वाई स्क्वायर आपका प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 2zx। दोबारा देखो ज़रा, देखो देखो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस का 2yz, तो इन तीनों से मिला करके हम लिख सकते हैं क्या? y माइनस जेड का होल स्क्वायर, जो कि दूसरा टर्म मिल गया। अब बचा क्या? z माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ना। z माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है? जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। चलिए अब मैं लिखवाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना भाई इस चीज़ को। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर आपका 2xy माइनस का, इन तीनों को मिला के मैं लिखूंगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2yz, इन तीनों को मिला के मैं लिखूंगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर, प्लस अब तीन टर्म्स और बची हैं भाई, ये देखो, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx क्या हो जाएगा बेटे? z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और मुझे बताओ कि यही चाहिए था क्या? ये प्रूव हो चुका है। ये क्या हो चुका है? प्रूफ, ठीक है। जो हमें चाहिए था वो क्या हो चुका है? प्रूफ। ध्यान से देखो इस पूरे, ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वीडियो को रिवर्स करके समझो हमने क्या करा, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? आगे चल रहे हैं। पेजेस खत्म हो गए क्या शायद? आइडेंटिटी 8 देन वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है। 29 पेजेस तो शो कर रहा है, रुक जाइए 2 मिनट। हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो काफ़ी ईजी है। देखिए आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होता है बेटे? इक्वल्स टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और मल्टीप्लाई में क्या होता है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डैश डैश, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आपके मैंने पीछे पढ़ा दिया आइडेंटिटी, है ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई माइनस का, फिर माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स होता है। तो यार अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही ज़ीरो हो जाए, यानी ये वाला नंबर ही ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो ये अगर ज़ीरो हो गया तो आगे अगर इसके कुछ भी हो तो वो भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो, यानी कुछ भी नहीं बचेगा राइट हैंड साइड में। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के सामने क्या आ जाएगा? पूरा ज़ीरो। अब ये माइनस 3xyz उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा उधर जाके? प्लस, ठीक है। तो यानी एक और नया हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब कितना रहेगा बेटे? 3xyz रहेगा। कब? अगर एक्स वाई और जेड को जोड़ने पर ज़ीरो आ रहा है। अगर तीन नंबर को जोड़ने पर ज़ीरो आ रहा है तो उनके क्यूब का जो सम है बेटे वो क्या होगा? 3xyz होगा। इस बात को समझ लो। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। चलो, तीन नंबर को जोड़ने पर अगर जीरो आ गया तो उनका क्यूब हम डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? 3xyz करके। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। अब यहाँ पर तीन नंबर है, -4 -5 और प्लस का 9। तो इन तीनों को जोड़ो, 5 और 4 कितना आएगा? -9 और ये +9, तो कितना आ रहा है आंसर? ज़ीरो। ज़ीरो आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है? ज़ीरो है, ठीक है। और इनका क्यूब निकालना है हमें। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो है और हमें क्या निकालना है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो वो क्या होता है? 3xyz होता है। क्या होता है? 3xyz। जैसे माइनस का 4 क्यूब निकालना है, फिर 5 का क्यूब माइनस का, देन यहाँ पर प्लस 9 क्यूब। तो ये किसके इक्वल होगा बेटे? 3 टाइम्स ऑफ -4 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई 9। तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। 4 5 का क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इनटू में ये क्या है? 9। 3 9 जा 27 है, और फिर दोबारा ये 20 बचा हुआ है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 540। आंसर कितना आ गया मेरा? 540। डायरेक्टली हमने क्या लगा दिया? 3xyz। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ये अपना लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर हमने ख़त्म कर दिया पॉलिनॉमियल चैप्टर को। अगर इसमें कोई परेशानी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसके टॉप एमसीक्यूज़ हमने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। टॉप एमसीक्यूज़ आप देख सकते हैं और जल्दी ही इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम अपलोड कर देंगे। और बाकी वीडियोज़ को भी देखिए बेटे, और लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। चलिए।